कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना? तो सबसे पहले इसमें हम लोग ये देखते हैं कि भाई कॉमन जो एमिटर है, ऐसा कॉमन बेस हो सकता है, ऐसा कॉमन कलेक्टर हो सकता है ना? लेकिन जो मोस्टली जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं ना? आपके एनसीईआरटी में भी यही है, तो बोर्ड में भी यही आएगा, है ना? और जैसा आप देख रहे हो कि लास्ट ईयर से जेईई ने पूछना शुरू किया ज़्यादा क्वेश्चन सेमीकंडक्टर से, तो वहाँ से भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले कॉमन एमिटर ये तो आपको पता है कि अगर हमने यहाँ पे जो हमने लिया हुआ है ये एनपीएन अगर ले लें, ठीक है? ट्रांजिस्टर अगर एनपीएन हो, ठीक है? तो इसमें क्या होगा? इसको इस तरह से देखा जाए कि भाई इसको आप दिखाओगे कैसे? अगर एनपीएन की बात करते हैं, है ना? तो आप ऐसा दिखाएंगे और ये वाला एमिटर वाला पार्ट होता है, ये मैंने बताया हुआ आपको कि कैसे लिखते हैं इसको, इस तरह से दिखाओगे, ठीक है? तो अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो ये एमिटर वाला पार्ट है, ठीक है? तो इस एमिटर वाले पार्ट को, तो बेस एमिटर इसको क्या होना पड़ेगा? फॉरवर्ड बाइस्ड होना पड़ेगा। और ये बेस कलेक्टर इसको क्या होना पड़ेगा? रिवर्स बाइस्ड होना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ तक समझ आ रहा है? अब इसको देखते हैं हम लोग कि क्या ऐसा किया हुआ है इस सर्किट में। बिल्कुल किया हुआ है कि देखो एन पी एन, तो बेस जो है वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए, वो बिल्कुल किया हुआ है, ठीक है? यहाँ तक समझ आए? क्यों करना है पॉजिटिव से कनेक्ट करना था हमें? फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए, कि भाई इसको हमें फॉरवर्ड बाइस करना है, ठीक है? यहाँ तक समझ आ रहा है? लिख सकते हैं ना? तो ये कैसे लिखा है, क्यों लिखा, यहाँ तक सबके समझ आ गया? गुड। अब देखिए, ठीक है? अब देखो, ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया, ये ठीक है। अगर हम लोग कलेक्टर बेस की बात करें तो एन पी एन, मतलब ये एन इसको क्या होना चाहिए? पी से कनेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है? अब देखो, पी से कनेक्ट हुआ है मतलब पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ है, मतलब ये भी क्या हुआ कि रिवर्स बाइस्ड है, इसको हमने चेक कर लिया, ठीक है? अब इसके बाद देखते हैं कि जो इसके लिए ये जो कैसा कैरेक्टर शो करेगा, मतलब कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर की जो के लिए जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करते हैं, है ना? वो दो तरीके से हो सकती है। एक क्या होता है? इनपुट, और दूसरा क्या होता है? आउटपुट। दो तरीके से हो सकते हैं, दो तरीके से ही होता है, मतलब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स अलग से चेक करना है आपको, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स अलग से चेक करना है। दोनों के लिए अलग कॉन्सेप्ट, अलग डेटास, है ना? अलग कैलकुलेशंस, अलग ग्राफ, ये सब कुछ अलग अलग होने हैं, है ना? तो अभी हम लोग देख लेते हैं इसमें, है ना? कि देखो, ये जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज हो गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज कह सकते हैं बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर, वी सी, इट इज़ वी सी ई, ठीक है? और ये जो वोल्टेज है बिटवीन बेस एंड एमिटर, इट इज़ वी बी ई, लिख सकते? ये एज यूजल जैसा होता था, एन पी एन है, एन पी एन है मतलब ये करंट बाहर आएगा, दिस वन इज एमिटर करंट, ये बिल्कुल बेस करंट, और ये क्या हो जाएगा? कलेक्टर करंट, लिख सकते? तो जब हम लोग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो यहाँ आना होगा आपको, यहाँ पे, ठीक है? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन कौन आएगा? आई बी और वी बी, ये दोनों। यहाँ तक समझ आ रहा है? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन कौन होगा? आई बी एंड वी बी, इसके बीच में हम लोग ग्राफ चेक करेंगे, है ना? देन ग्राफ किस तरह का कैरेक्टर शो कर रहा है ना? क्या मैथमेटिकल एनालिसिस है, वहाँ से कुछ फॉर्मूले भी लिखेंगे, फॉर्मूले डिराइव भी करेंगे, है ना? तो देखिए, इनपुट के लिए यहाँ पे आएंगे, आगे आउटपुट के लिए जाएंगे, है ना? तो पहले इनपुट कर लिया जाए, तो इनपुट में समझ आ रहा है? तो एक चीज़ ध्यान रखना है, हमें ग्राफ खींचना है ना? आई बी और वी बी के उसमें, लेकिन वहाँ पे क्या होगा? सी बी क्या होगा? वी सी बी को कांस्टेंट एज्यूम करना है, वी सी बी को क्या करना है? कांस्टेंट एज्यूम करना है। अब यहाँ तक करने से पहले हमें एक दो चीज़ें और चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए कि है ना, यहाँ पे क्या क्या होना है। तो हमने ये तो कह दिया कि जो बेस एमिटर बेस जंक्शन है वो फॉरवर्ड बाइस्ड है, बिल्कुल ठीक है। जो कलेक्टर बेस जंक्शन है ना, वो रिवर्स बाइस्ड है, बिल्कुल साइन वाइज तो बिल्कुल दिख रहा है, ये है, ये क्या है? रिवर्स बाइस्ड है, लिख सकते हैं? अब अगर हम लोग देखें, थोड़ी सी और डिटेल पढ़ते हैं इसको, अगर समझने की कोशिश करते हैं, है ना? यहाँ पे हमने एनपीएन लिया हुआ है ना? और अगर हमने जो सेमीकंडक्टर यूज़ किया होगा, है ना, अगर वो सिलिकॉन है, ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस के बाइसिंग के लिए, है ना, तो यहाँ पे जो वी बी ई है ना, वी बी को समवेयर 0.6 टू 0.7 के बीच होना चाहिए, इतना वोल्ट होना चाहिए फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए इतना होना चाहिए, और अगर हम लोग इस लूप में देखेंगे
तो वी हैव अ इक्वेशन वी सी ई इक्वल्स वी सी बी प्लस वी बी ई लिख सकते। जो कलेक्टर एमिटर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा डेफिनेटली कलेक्टर बेस एंड बेस एमिटर का सम होगा, लिख सकते हैं ना। देखो कलेक्टर बेस बेस एमिटर इन दोनों का सम जो होगा वो डायरेक्टली कलेक्टर और एमिटर के बीच का हो सकता है। तो ये जो इक्वेशन लिखा है ये बिल्कुल लिखा जा सकता है। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि भी इसको फॉरवर्ड बायस करने के लिए जो वोल्टेज है वो इतना मिनिमम तो चाहिए 0.6 से 0.7 है ना। तो मतलब जो वी बी है ये इतना होना चाहिए। अब इसके बाद रिवर्स बाइसिंग के लिए हमें यहाँ पे वोल्टेज चाहिए, तो वी सी जो है वो सफिशेंटली लार्ज होना चाहिए। यहाँ से 0.7 से तो ज़्यादा होना ही चाहिए। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो अब देखो इसको ज़्यादा रख के मतलब नॉर्मली जो हम लोग ग्राफ अभी चेक करेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, ठीक है, वो वहाँ पे वोल्टेज जो वी सी ई लिया जाएगा, है ना, वो एक वैल्यू ले लेंगे हम लोग 10 वोल्ट के लिए लिखेंगे। बट इसका जो लिख सकते हैं हम लोग रेंज कि भी किसी भी रेंज के लिए लिखा जा सकता है, दैट वुड बी बिटवीन 3 वोल्ट टू 20 वोल्ट, 3 वोल्ट टू 20 वोल्ट, अगर ये सिलिकॉन के हिसाब से ये सारी चीज़ें ली हुई हैं हमने, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो अब देखेंगे कि भाई एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई आप कह रहे हो कि 3 वोल्ट टू 20, तो बहुत सारे वोल्टेज है तो अलग अलग ग्राफ होगा। तो यहाँ पे देखना कि अगर हम लोग वी सी बी को चेंज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा अगर हम लोग वी सी ई को चेंज करते हैं, यहाँ तक तो समझ आ रहा है, वी सी ई को ऐसा क्यों लिखते हैं यहाँ तक समझ आ रहा है। तो वी सी ई को अगर बहुत इंक्रीज़ कराएं हम लोग, सपोज करो हमने जैसे 10 वोल्ट ले लिया फिर इसके बाद इंक्रीज़ कराते हैं, तो जैसे वी सी ई को इंक्रीज़ कराओगे आप तो ये किधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वी सी बी में रिफ्लेक्ट होगा। मतलब ये जो इंक्रीमेंट है इन द वी सी ई, इसका सिग्निफिकेंट चेंज एज फार एज द इंक्रीमेंट इज कंसर्न ये किधर जाएगा, वी सी बी पे चला जाएगा, लिख सकते। तो जो वी बी ई है ये आप कह सकते कि मतलब अनटस्ट रहेगा इस इफेक्ट से, है ना। मतलब इससे बहुत ज़्यादा फर्क वी बी ई पे नहीं पड़ेगा। तो जब वी बी ई पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ सकता किसका, वी सी को चेंज होने का, तो आई बी जो है बेस करंट, इस पर भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप कह सकते कि भाई जितने भी ग्राफ खींचोगे आप अलग अलग वोल्टेज के लिए, मतलब अलग अलग वी सी ई के लिए, वो सब ऑलमोस्ट एक जैसा ही आएगा। तो एक ग्राफ खींच लें तो हमने 10 वोल्ट पे खींच लेना है, वहाँ से हम लोग वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो निकाल सकते हैं, सारे मैथमेटिकल एनालिसिस निकाल सकते हैं, फॉर्मूले निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें किस तरह से आ सकता है ना। तो यहाँ तक समझ आ गया। अब इसके लिए ग्राफ पे पहुँचते हैं, है ना। तो ग्राफ पे अगर पहुँचेंगे तो देखिए ये ग्राफ बनेगा, ये आई बी है, ठीक है, आई बी, इसको हम लोग लिख देंगे, बहुत छोटा होगा, माइक्रो एम्पियर में लिख सकते हैं ना, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब देखना ग्राफ ये है, हमने कहा था जैसा कांस्टेंट करना पड़ेगा हमें, तो हमने वी सी को 10 वोल्ट ले लिया, है ना, और हमने ग्राफ खींचा किसका, आई बी का। तो आई बी में देखो यहाँ से 0.6, इसके पहले तो रिवर्स बाइस्ड होगा, कोई करंट नहीं है ना, तो 0.6 के बाद करंट बढ़ना शुरू हुआ और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ आई बी विथ रिस्पेक्ट टू वी सी है, इट इज़ वेरी लार्ज इन मैग्नीट्यूड, लिख सकते हैं ये क्या है, इट इज़ वी, ये देखो ये वाला जो वोल्टेज है ये क्या, ये जो हम लोग बी और ई के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, बिटवीन बेस एंड एमीटर वाला जो लिख रहे थे, और ये नॉर्मल ऐसा यूनिट वोल्टेज लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ रहा है, ये कैसे लिख दिया हमने, समझ आया। तो अब देखो जैसे जैसे आप यहाँ से आई बी ये वोल्टेज बढ़ा रहे हो, आई बी क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। इस रीजन में कुछ चेंज नहीं दिखा क्योंकि ये यहाँ पे फॉरवर्ड बाइस नहीं हो पाया था। यहाँ तक समझ आ रहा है, लिख सकते। तो अब इसमें लिखते हैं हम लोग कि जो सबसे पहला फॉर्मूला जो डिराइव करेंगे आप, है ना, वो क्या हो जाएगा, इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इनपुट रेजिस्टेंस के लिए अब सिंपल अगर देखें तो अगर डेफिनेशन आप लिख लेना कि दिस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन बेस करंट, चेंज इन बेस एमिटर, देखना इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन बेस एमिटर वोल्टेज and resulting change in base current,
ठीक है। और ये तो भूलने की ज़रूरत नहीं कि एट कांस्टेंट सी मतलब कलेक्टर एमीटर वोल्टेज लिख सकते। तो ये जो मिला दिस इज इनपुट रेजिस्टेंस, दिस इज इनपुट रेजिस्टेंस। आप इसका डेफिनेशन लिख दोगे, है ना, लिख सकते हैं ना। इनपुट रेजिस्टेंस क्या है? इनपुट रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ चेंज इन बेस एमिटर वोल्टेज एंड चेंज इन कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन बेस करंट। लिख सकते हैं? यहाँ तक समझ आ रहा है? तो ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्यों लिख दिया, कैसे लिख दिया, यहाँ तक समझ आया? तो अब देखो किस तरह से ये चेंज हो रहा था। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। तो ये जो आपने इनपुट रेजिस्टेंस निकाल लिया अभी, है ना, इसका फॉर्मूला देखिएगा, अभी समझ में रखिएगा, है ना। इनपुट रेजिस्टेंस आ गया। ये देखो जो करंट है चेंज इन आई बी, ये माइक्रो एम्पियर में होगा, 10⁻⁻⁶ के रेंज में आएगा। ठीक है। और जो चेंज इन हमने बेस एमिटर वोल्टेज लिया हुआ है, ये कुछ 0.1 0.2 इस तरह से आता जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ से देखेंगे तो 0.7 लाइक है ना, तो ये 20 है। फिर अगर ये 0.8 पे पहुँचता है तो करंट कितना हो गया? मतलब ये अप्रोच है जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे, है ना। तो ये क्या आ गया? ये चेंज इन वोल्टेज हो जाएगा, पोटेंशियल बिटवीन बेस एमिटर, लिख सकते। और ये क्या हो जाएगा? यही तुम्हारा चेंज इन आई बी, लिख सकते। तो जो रिजल्ट आता है वो नॉर्मली वो कुछ हंड्रेड्स, है ना, ये कुछ फ्यू हंड्रेड्स और कुछ फ्यू थाउजेंड ओम्स में आएगा। ठीक है, लिख सकते। तो इसके बाद ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिया। फिर हम लोग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, है ना, कि वो कैसे आता है, उसके लिए ग्राफ देखेंगे। फिर करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर जो बीटा निकालते हैं वो डीसी एसी दोनों करके, है ना। देन हम लोग एम्पलीफायर को यूज़ करना सीखेंगे, है ना। यूज़ करना सीखेंगे कि मतलब एम्पलीफायर को ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर कैसे यूज़ करते हैं, है ना। इस ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच कैसे यूज़ करेंगे, है ना। या फिर फीडबैक जो एम्पलीफायर होता है ना, जिसमें ऑसिलेटर हम कह सकते हैं, तो फीडबैक एम्पलीफायर ऑसिलेटर पढ़ेंगे, है ना। इसके पहले जो ड्यू रह गया है, मतलब पीएन जंक्शन, उसकी डिटेल एक्सट्रेंसिक इंट्रेंसिक कैसे करते हैं, डोपिंग क्या है, पीएन जंक्शन वगैरह वगैरह जो भी है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। फिर इसके बाद जो बचेगा वो क्या है, जो तुम्हारा लॉजिक गेट्स हैं, है ना। फाइनली कुछ थोड़ी हिस्ट्री कहानियाँ हैं, है ना, लाइक इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है और अलग अलग चीज़ें। तो देखो अगर समझ आ रहा है तो 2-3 काम जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है।